मित्रों, जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में अलग अलग प्रकार से लोगों ने व्याख्या की है, लेकिन मैं समझता हूं कि 20वीं सदी के जो बहुत ही विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा हमारे समाज की प्रगति उन्नति के लिए भविष्य में किया जाने वाला एक निवेश है। यानी इसका बहुत बड़ा उपयोग समाज जीवन के अंदर रहता है। तो इस प्रकार की व्याख्या करके जब उन्होंने ये कहा कि हमको समाज को किस तरीके से आगे बढ़ने का एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, एक थ्योरी उन्होंने दी, एकात्म मानववाद। पूरा समाज इसकी एक आत्मा है और एक आत्मा होने के नाते से परस्पर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए पूरे समाज की प्रगति के लिए काम करेंगे। या इंडिविजुअल की प्रगति का कोई बहुत मायना नहीं है। इच्छा तो बहुत होती है, हर आदमी चाहता है मैं आगे चल करके क्या बनूंगा, उससे हमारा तनाव शुरू हो जाता है, दबाव शुरू हो जाते हैं। और यदि थोड़ा सा हम अंतर कर लें कि अपने लक्ष्य को यानी धारण करके मैं क्या करूंगा, तो तनाव खत्म हो जाता है। क्या बनूंगा, तनाव शुरू हो जाता है, क्या करूंगा, तनाव खत्म हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है। तो इसलिए कर्म से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। कर्म करना है, जो जिसके जिम्मे है वो उसको करता चला जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना दायित्व है, अपना अपना एक क्षेत्र है, उसके नाते से हमको आगे काम करना है। हमारे जिम्मे चूंकि शिक्षा क्षेत्र है तो हमको शिक्षा के लिए जुट पड़ना है। सुबह शिक्षा, दोपहर शिक्षा, शाम शिक्षा, रात शिक्षा, सोते शिक्षा, जागते शिक्षा। शिक्षा, इसका लाभ समाज को कैसे हो, तो इस नाते से हमें अपने नए जो आयाम हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, 2030 तक पूरा करेंगे देश भर में। हमने संयोग से संकल्प ले डाला कि हम इसको 2025 तक करेंगे। अच्छा संकल्प है, लेकिन 25 तक अगर करना है तो उसके पैरामीटर्स, उसका भी एक एनालिसिस करने के लिए कुछ अलग अलग चरण, उसके फेजेस, और उसमें फिर निरंतर उसकी समीक्षा अगर नहीं करेंगे तो समय घड़ी टिक 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 चलती जाएगी। कब 2025 आ जाएगा, हम कहेंगे हमारा तो ये रह गया। तो तभी वो पूरा होगा जब हर दिन हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कौन सा माइलस्टोन आज तक हमको पूरा करना था, किया कि नहीं किया। अच्छा हो एडवांस में करें, नहीं एडवांस में करें तो जो हमने तय किया है उस दिन तक उसको पूरा करें। और इसके लिए जो मुझे जानकारी मिली है कि चेकलिस्ट रेडी रेकनर ये भी बनाया गया है कि उस चेकलिस्ट रेडी रेकनर में टिक करते जाएं, ये काम करना था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारा काम एक साथ नहीं होगा, बहुत से पहलू हैं उसके, बहुत से यानी स्टेप्स हैं। जैसे उसमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय, ये कंसेप्ट है कि मल्टीपल डिसिप्लिन कैसे खड़े हों। हमारा अभी तक तो विश्वविद्यालय जो होता है या तो जनरल विश्वविद्यालय है, या ये टेक्निकल है, या ये मेडिकल है, ये फिर इंजीनियरिंग का है। तो ऐसे अलग अलग जो हैं उनको सबको मल्टीपल डिसिप्लिनरी सिस्टम में ला रहे हैं। तो उस पर हम कहाँ बढ़े हैं। हमने KG to PG की बात की, वो सब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की, उसमें कितना आगे बढ़े हैं। शोध कार्य कौन कौन से जिम्मे हमने लिए हैं, वो हमने कितने किए हैं। तो कोई एक काम नहीं है, कामों की लिस्ट मेरी बजाय आप लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उसकी डिटेलिंग तो आप ही लोगों ने करनी है, आप ही लोगों ने पूरा करना है। मेरे सामने तो लक्ष्य है कि इसको 2025 तक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह कैसे लागू करें और हरियाणा कैसे देश का पहला प्रांत हो जाए जब हमने NEP लागू कर दी है। इस ओर हमको आगे बढ़ना होगा। ये ठीक है कि यूनिवर्सिटीज़ की अपेक्षा सरकार से भी होती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, खास करके संसाधनों में। और फिर यूनिवर्सिटी को हमने कहा है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑटोनोमस बॉडी है तो उस नाते से हमको सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस होकर के भी चलना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता हमारी कैसे हो, इसके लिए आज मैं सुबह चर्चा कर रहा था, हमारे एक वाइस चांसलर मिले थे, तो कैसे कैसे सिस्टम बन सकते हैं। एक तो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज ये शुरू करने चाहिए और कर भी रहे हैं। इसमें एक सुविधा सरकार की ओर से मिल सकती है कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में कई बार ये विषय आता है कि फीस जो है गरीब बच्चा कैसे देगा।
अब हमने एक परिवार पहचान पत्र नाम का जो एक सिस्टम खड़ा किया है, हर परिवार की हमको जानकारी है, कम से कम हरियाणा के लोगों की, कि कौन किस लेवल का आर्थिक आधार पर कौन से विद्यार्थी किस परिवार से संबंध रखता है। उसके हिसाब से हम अपनी एक योजना बना रहे हैं और मैं समझता हूँ इस वर्ष में लागू हम कर सकते हैं कि जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल 1,80,000 रुपए तक जो फीस आप तय करोगे उसकी सारी फीस सरकार देगी और यूनिवर्सिटी को रीइंबर्स करेगी, ताकि उसमें ये भी चिंता खत्म हो जाए कि फीस बढ़ाई थी तो गरीब आदमी कैसे देगा, और फीस बढ़ेगी तो स्वाभाविक है हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में उपयोग होगा, उसका पैसा सरकार आपको सीधा दे देगी। बजाय हम बजट की तरफ घुमा घुमा के बढ़े डिमांड करें, इतना बजट दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, वहां 10 लोग उसका एनालिसिस करने वाले पोस्टमार्टम करते हैं कि भी इतना बजट हम कैसे देंगे, कहां से देंगे। लेकिन बच्चे की पढ़ाई की दी जाने वाली फीस एक अलग हमारा दायित्व है, उसको हम पूरा करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो ग्रुप है 3 लाख से लेके, यानी 1,80,000 से लेके 3 लाख या 6 लाख या 5 लाख कोई और ग्रुप बनाएंगे, उसकी कुछ फीस दे देंगे, कुछ वो दे दे। एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें से फीस भरने की कोई समस्या ही नहीं किसी को। कोई परिवार मानो 70-80 हजार रुपया महीने का या 1 लाख रुपये महीने का कमाता है, वो अगर 10-20 हजार रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पर हर महीने खर्च करेगा तो क्या दिक्कत क्या है। उसको परिवार पालने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में शिक्षा भी तो उसी के जिम्मे है कि बच्चों की शिक्षा, खाने पीने के लिए परिवार को 10-20 हजार के महीने की जरूरत होती है। अगर कोई अनाप शनाप ना खाए तो रोटी के लिए इतना ही चाहिए, बाकी तो उसको शिक्षा है मुख्य रूप से। स्वास्थ्य के नाते भी बहुत सी स्कीमें गरीबों के हमने बना दी। स्वास्थ्य का खर्च आपको नहीं देना, आयुष्मान भारत के नाते 5 लाख रुपए हर परिवार की सरकार सहायता करेगी, उसकी चिंता खत्म कर दी। लेकिन जिसके पास ठीक ठाक साधन संपन्न है वो इलाज भी अपना अच्छी जगह पर कराता है, वो कराता है इसीलिए उसके पास पैसा है। पढ़ाने के लिए भी अच्छे संस्थान में वो व्यक्ति पढ़ाता, चूंकि आपके यहाँ फीस नहीं है, वहां फीस है। और एक साइकी बता रहा हूं, समाज की साइकी ये होती है, जो पैसे में मिले वो अच्छी होती है, फ्री में मिले वो खराब होती है। इसलिए पैसे वाला जहां पैसा लगता है वहां बच्चों को पढ़ाता है। आपके कोर्स अच्छे अगर शुरू हो जाएंगे तो वो देने वाला आ जाएगा। तो ये दुविधाएं जो है इनको हल करने के लिए स्कीमें, योजनाएं बनाएंगे। आपको तो इतना ही है कि अपने यहाँ इसको कैसे हम आत्मनिर्भर बने। एलुमनाई की पार्टिसिपेशन, एलुमनाई के पार्टिसिपेशन के लिए मैं कई जगह यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके बता चुका हूं कई बार। और इसके लिए अध्ययन करिए आप, विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, जो 100-100 साल 150 साल के विश्वविद्यालय हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। कोई पैसा सरकार उनको देती नहीं है ना, वो मांगते हैं, या तो एलुमनाई से लेते हैं या फिर उनके जितने संबंध समाज में हैं उन संबंधों के आधार पर जो शिक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। सीएसआर दुनिया भर का लाखों करोड़ रुपया सीएसआर का देश में है, हजारों करोड़ रुपया हरियाणा में है। और शिक्षा इज वन ऑफ द यानी फील्ड जिसमें वो खर्च करने के लिए उनको अनुमति भी है, वो करते भी हैं। बहुत लोग करते भी हैं, अपने प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास सीएसआर का पैसा कहीं लगाना है, लग पा नहीं रहा, और कुछ नहीं है, चलो शिक्षा में घुस जाओ, और कुछ नहीं तो हेल्थ में घुस जाओ। अगर हम उनसे लेना शुरू करेंगे उनकी सिद्धि खत्म होगी कि शिक्षा में तो जाना जा ही रहा है। तो एक इस कंट्रीब्यूशन को भी हम शुरू करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एलुमनाई के लिए एक मॉडल बना लें। कोई कुछ 5-7 विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो इकट्ठे बैठ के एक मॉडल बनाए कि भाई न्यूनतम इतना अगर कोई योगदान करता है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ इतना योगदान करे, जो हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा इतना योगदान साल का करे, कॉलेज में पढ़ा तो इतना करे, कहीं उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, कोई डायरेक्टरेट की है, रिसर्च किया है, वो इतना करे। आखिर वो करेगा कहां से? जब कमाएगा तो करेगा ही। एक मॉडल बना लीजिए, और उस मॉडल में आप जिस दिन बनाएंगे, आई वुड द फर्स्ट पार्टिसिपेंट बनाइए आप, और समाज में उसको प्रचलित करिए। बहुत अच्छा एक फैक्टर आपको सेल्फ रिलायंट होने में ये चीज काम करेगी। और इसी में एक प्रकार ऐसा है जो हमने इस बार बजट में भी कहा है कि राज्य सरकार के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके आधार पर उसमें कंसल्टेंसी ये सरकार को दीजिए। ज्ञान का भंडार आपके पास है और आपका एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल राइट भी है। ज्ञान, हमारे जैसे लोग
तो राजनीति में वोटों का ज्ञान है, हमको वोट लेके आ जाते हैं। हमारे अधिकारीगण जो आईएएस हैं, ये अपना बुद्धि में जो ज्ञान होता है उसमें वास करके आ जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो ऐसा है कि ये अपडेट होता रहता है। और अपडेशन, अधिकारी तो जिस दिन आईएएस बन गया उस दिन उसका, वैसे बहुत लोग हैं आगे भी करते रहते हैं, लेकिन सामान्यतया वो कहते हैं ठीक है, मेरा ज्ञान था, काम आ गया, आईएएस सिलेक्ट हो गया, अब मुझे छोटी मोटी रूटीन की ट्रेनिंग उसमें जाऊंगा और फिर अपना काम को करता रहूंगा, इससे ज्यादा समय भी नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटीज के पास तो बढ़ते हुए इस अपडेटेड ज्ञान का सोल राइट है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते रहिए हमको कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, नई कंसेप्ट, नई पॉलिसी, नई योजनाएं, एंड गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट फॉर दैट टू द यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत बड़ा एक विषय हो सकता है। हम बाहर एजेंसियों को भी देते ही हैं। मान लो हमने एक आरएफपी बनाना किसी एक टेंडर का, उस आरएफपी के लिए भी हम पहले एक टेंडर फ्लोट करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट की आरएफपी बननी है, इसकी कंसल्टेंसी चाहिए, उसी में लाखों रुपया वो ले जाता है, कहीं कहीं तो करोड़ों भी ले जाते हैं। अगर मानो 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनेगी तो 16 करोड़ रुपया केवल कंसल्टेंसी का ले जाएगा। अब ये कंसल्टेंसी हम खुद कर सकते हैं, ये 16 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी को जाए ना, क्यों किसी कंसल्टेंट को जाए? भाई हम सिविल इंजीनियरिंग भी हम तैयार करते हैं, हम बाकी भी जो विधा है, जो कंसल्टेंट जो पढ़ के गया वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया है, तो वहां 4 प्राध्यापकों को लगाओ, अच्छे सीनियर स्टूडेंट्स को लगाओ, बनाओ एक कंसल्टेंसी का एक प्रोजेक्ट के जिम्मे है। 18 से 25 का कोई भी सिटीजन हरियाणा का क्या कर रहा है, ये जानकारी हायर एजुकेशन ग्रुप को चाहिए। इसका सर्वे वैसे शुरू हो गया है, वीरेंद्र जी सारा प्रोग्राम, कभी समय मिल जाए तो आज बेशक रखना दिन में, आज या कल, लेकिन इसमें हर एक को ट्रैक करना है। क्या वो पढ़ाई करके हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, कहीं प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं विदेश चला गया क्या, या कोई व्यवसाय करना शुरू किया क्या, या कहीं स्किलिंग के कोर्स में कहीं उसने भाग लिया है क्या, या फुल टाइमर स्पोर्ट्स पर्सन बन गया है क्या, और या फिर कुछ नहीं कर रहा, घर खाली बैठा, उसने एक लिस्ट बनवा रखी है अनएम्प्लॉयड पर्संस की, बेरोजगार। इसमें भी 25 साल तक भी हैं, 25 से ऊपर भी हैं, 25 साल तक भी। लेकिन क्या हम ऐसे बच्चों को कॉलेज में लाकर उनकी रुचि के हिसाब से और उनके एजुकेशन लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाने के लिए निकाल सकते हैं, ला सकते हैं? जैसे ये बताया कि अभी हमारा 31% हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है, हमने टारगेट रखा 40% का। और मैं समझता हूं कि अगर इनको हम डोर टू डोर जा करके एक एक व्यक्ति को, क्योंकि सूची लिस्ट हमारे पास है, आपको लिस्ट में नहीं जाना, हमारे पास लिस्ट है कि 18 से 25 के इतने लाख परिवार हैं, इतने लाख नौजवान हैं, और मैं रफ आइडिया बताता हूं, एक साल में लगभग 3-3.5 लाख परिवार होते हैं। तो 18 से 25 है ना, 7 साल, 7 साल में ये 22 लाख 24 लाख नौजवान बैठेंगे। तो ये 22-24 लाख बच्चों को मैन टू मैन, वन बाय वन ट्रैक करके उनको ढूंढो, और जिसमें जो क्षेत्र काम कर रहा है, यानी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां काम कर रहा है, उसी का एरिया उनको कमांड एरिया बना दो उसका, कि ये कमांड एरिया आपका है और ये लिस्ट पकड़ो। उनको डोर टू डोर पूछना नहीं है जाके कि अच्छा आपके यहाँ 18 से 25 का कोई है, नहीं, हमारे पास पता है कि आपके घर में ये 2 नौजवान 18 से 25 के हैं, दोनों क्या कर रहे हैं। उससे पहले अपनी ट्रैकिंग कर लो कॉलेज में, स्कूल में, या कॉलेज या अपना यूनिवर्सिटी में, कि हमारे यहाँ कितने हैं। इंटीग्रेशन उसकी एक डाटा के साथ करना ये बहुत जरूरी है, और अगर कर देंगे बहुत बड़ा भला इस वर्ग का हम 18 से 25 वालों का कर पाएंगे।